तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको जर्मनी आने के लिए कंसल्टेंसी या एजेंट लेने की ज़रूरत है? क्या उनको पैसे देने की ज़रूरत है कि नहीं है? मेरा एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी वालों के साथ कैसा था वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक बेहतरीन जगह चलते हैं, यहाँ से पैदल रास्ता है मेरे घर से कुछ आधे घंटे का। और वो एक छोटा-सा टाउन है पर बहुत सुंदर लगता है वो। धूप निकली है, आसमान साफ़ है, तो आज का दिन मिला वीडियो बनाने का। रेगुलरली वीडियो नहीं आती है तो कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछते हैं कि वीडियो लेट क्यों आ रही है या फिर बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है, ऐसा सब। तो मेरे पास कई सारे अपडेट्स हैं आपको देने को काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहा है लाइफ में अभी मेरे। तो इसीलिए मैंने अभी सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया वीडियो वगैरह बनाना, क्योंकि हाल फ़िलहाल अगले महीने मेरी एग्ज़ाम्स भी हैं। और मेरी एक एग्ज़ाम थी जुलाई में, उसमें फ़ेल हो गया हूँ मैं। मेरी पहली एग्ज़ाम थी वो, मैंने उसका वीडियो भी बना के रखा है। वो मैं किसी दिन डालूँगा, मैं जब मेंटली फ्री हो जाऊँगा। उसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जो मैंने सीखा है क्या वो सही है, क्योंकि अभी मैंने एक भी एग्ज़ाम पास नहीं की। हाँ, बस वो जर्मन A1 लेवल की एग्ज़ाम थी जिसका वीडियो डाला था, वो मैंने पास कर दिया है। काफ़ी बढ़िया गया, उसमें रिज़ल्ट वगैरह आ गया। तो बट यार वो तो यार कम ऑन, वो A1 लेवल था तो इतना ज़्यादा कुछ वो बड़ी बात भी नहीं है। बट जो उससे पहले एग्ज़ाम थी मेरी एक, आई गेस 14 जुलाई को थी, आई डोंट नो। उसमें भाई वो मेरी पहली एग्ज़ाम थी, ओरल एग्ज़ाम थी, और उसमें मैं फ़ेल हो गया। और ये वही एग्ज़ाम थी जिसकी मैंने डिस्कशन किया था आपको माय फर्स्ट वीक ऑफ द यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में, जो हस्कल लैंग्वेज वगैरह ऐसा सब जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया होगा, वो यही वाली एग्ज़ाम थी। एग्ज़ाम वगैरह है नेक्स्ट मंथ, तो वो कैसा जाता है, वो कैसा होगा, वो सब भी देखना होगा। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी लोगों ने बताया कि ये कॉमन होता है फ़ेल वगैरह होना, क्योंकि आप जब एक ऐसे सिस्टम में आते हो जहाँ पर पढ़ाई जो है उसको मतलब ऑफ कोर्स सीरियस लिया जाता है क्योंकि बैचलर्स में मैं भाई एग्ज़ाम बस निकालता था, उसको जो सब्जेक्ट्स होते थे उसको सिर्फ निकालना मेरा टारगेट रहता था। बट अब जो है उसको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के कंसेप्ट जो है उसको डिटेल में देखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या, जो जैसा भी होता है मैं सब बताऊंगा आगे। तो ये तो हो गया भाई एक फ़ेज़ जो अभी लाइफ में चल रहा है। एक दूसरा फ़ेज़ भी चल रहा है जिसमें अभी मेरे को अपनी फील्ड में एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल गई है मेरे को अब वो नहीं, फ्लैशबैक आ रहा है। एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जिसमें मैं यहाँ पर ही ऐसे चलते चलते बोल रहा था कि कब जॉब लगेगी, कब कैसे होगा ये। काफ़ी प्रेयर्स के बाद, काफ़ी अप्लाई करने के बाद जॉब तो मिल गई है। उसमें भी अभी अभी स्टार्टिंग फेज़ है तो सीखना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ देखना पड़ रहा है। सो वो भी चल रहा है अभी लाइफ में। तो यही सारी चीज़ें चल रही है, इसीलिए मैंने अभी यूट्यूब को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मेरी वीडियो जो है वो इनकन्सिस्टेंटली आ रही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था शेयर्ड अपार्टमेंट है, उसमें का 2-3 ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा गंदगी करके रखते हैं, कभी किचन गंदा, कभी बाथरूम गंदा वगैरह, सो ऑन, है ना। तो काफ़ी कंप्लेन वगैरह ये सब करने के बाद लैंडलॉर्ड ने भी इस पर ध्यान दिया, और वो जो लोग थे उनको फॉर्मल वार्निंग लेटर जो है दे दिया गया है उन सभी को। तो हाल फ़िलहाल तो वो भी ठीक चल रहा है, बट एकाएक तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग, उन सब की आदत है ये चीज़, तो आदत तो जल्दी नहीं सुधरती है। अगर वो लोग जानबूझ के करते तो बात की बात ही, पर उनका आदत ही यही है गंदगी करना। तो लोन के पार्ट 2 में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि लोन वालों का जो है टाई अप रहता है। मैं जहाँ से लोन लिया था, जिस NBFC से, उसका टाई अप था कोई फॉरेक्स एजेंसी से, और मैंडेटरी मेरे को उनके थ्रू ही जो है अपना ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह और ट्यूशन जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर फ़ीस होती है, वो सब उन्हीं के थ्रू जो है वो सब ट्रांसफ़र करवाना था। तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया, ठीक है भाई, ना करने के बाद भी किया, और मैंडेटरी था तो करना पड़ा। बट उसके बाद उसमें कुछ 23,000 का क्या हुआ कि बच रहा था पैसा, ऐसा मतलब जब सारा ट्रांजेक्शन हुआ, कन्वर्जन रेट के हिसाब से हुआ, तो 23,000 समथिंग जो है वो मेरा बच रहा था, जो अभी भी उन्हीं के पास है, फॉरेक्स वालों के। और मैंने लगभग 6-7 महीने से उनको कॉन्स्टेंटली
मतलब हर एक महीने मेरा एक मेल जाता ही जाता है, एस्केलेशन कर लिया, ये ग्रेवियांस वगैरह का जो नाटक होता है, मतलब अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उनके जवाब से, क्योंकि जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो तो भाई घोस्टिंग पे ही है, ठीक है। वो मेरा ना ही कॉल देख रहा है, ना ही मेरा मैसेज देख रहा है, कुछ नहीं, ना ही मैंने उसको मेल कर दिया वो भी नहीं देख रहा है। और ये जो मेरे लोन वाले हैं एनबीएफसी, इनका जो एजुकेशन केयर का जो मेल है उस पर है ना टिकट रेस करके देखा, वो लोग हमेशा सिर्फ मेरे प्रॉब्लम को डॉज कर रहे हैं कि नहीं आपका जो पैसा है वो तो हमने आपके फादर के अकाउंट में भेज दिया, वो 23,000 जो था। फिर बोलते हैं कि नहीं वो तो हमने जो आपके मिसलिनियस खर्च है उसके अंदर भेज दिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टिव आंसर दे रहे हैं, पहले कुछ और आंसर दे रहे थे, अभी कुछ और आंसर दे रहे हैं। तो ये जो नाटक है ये भी चल रहा है मेरे एनबीएफसी के साथ। तो इनका झूठ पकड़ा, तो उसमें वो इनके झूठ जो पकड़ा मैंने मेल में, वो सारे प्रूफ भेज के उनको वापस से एक फ़ाइनल मेल किया है। लेट्स से उसका जवाब क्या आता है। अगर उसमें भी वो डॉज करते हैं, उसमें भी निगलेक्ट करते हैं मेरे प्रॉब्लम को, तो आगे क्या मैं एक्शन लूँगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। फॉर सम रीज़न इसलिए मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ वीडियो में, बट तंग करके रखा है एकदम से मेरे को। तो भाई अभी 10 मिनट की दूरी पे है जहाँ हम जाने वाले। फिर भी देखो मैं मतलब यहाँ आजू बाजू पूरे रास्ते में मैं अभी जाऊँगा, तो ये जो 35 मिनट का जो रास्ता होता है इसमें कहीं पे भी दूर दूर तक कोई टाउन नहीं, सिर्फ घना जंगल, दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल है और कुछ भी नहीं है। मतलब कैमरे में तो नहीं कैप्चर होगा कि दूर तक में क्या दिख रहा है, बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कोई टाउन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ घना जंगल। स्टेंसिलबर्ग नाम है टाउन का। और तो ये जो मैं कंसल्टेंसी लिया था, कहीं पे भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि मैं कंसल्टेंसी जो है वो भी लिया था, क्योंकि सही बोलूँ तो मेरे को ज़रा सा भी 1% का फ़ायदा नहीं हुआ कंसल्टेंसी वालों से। शुरुआत ऐसे हुई कि भाई मतलब मैं अपना IELTS वगैरह जो है वो दे दिया था, उसका रिज़ल्ट वगैरह आ गया था, और APS के लिए मेरे को जो है अप्लाई करना था। तो मैं साथ ही साथ पैरेलल जो है सोच रहा था कि कंसल्टेंट मैं भी ले लूँ। ज़्यादातर लोगों का यही माइंडसेट कहता है कि अपने को प्रोसेस सब पता है, अपने सब यूट्यूब पर जो है मैं लगभग 4 साल से प्लानिंग कर रहा था जर्मनी आने का ना, मतलब बैचलर्स भी अपनी कर रहा था और साथ ही साथ जो है ये कैसे क्या प्रोसेस होती है वो सब देखता था। बस ये था कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मैं खुद से कर पाऊँगा कि नहीं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ, ये भी बताता हूँ। अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी कंसल्टेंसी है वो, मतलब उसकी 2 ब्रांच है, एक तो LD कॉलेज के पास में और एक दूसरी मणिनगर में। तो मैंने वहाँ से कंसल्टेंसी ली थी, 50,000 समथिंग है ना, मैंने पे किया था, 55 या 50,000 समथिंग था। और मैं पास वाले ब्रांच में गया था, मणिनगर वाले। प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि अगर आप बड़ी कंसल्टेंसी के पास जाओगे, एजेंसी के पास जाओगे, ठीक है, कि भाई मेरे को अब्रॉड जाना है, तो वो लोग क्या है कि पर्टिकुलर कंट्री को मतलब सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, उनके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, काफ़ी सारे एक्सपेक्ट ऐसे आते हैं जो अलग अलग कंट्री जा रहे होते हैं। मतलब किसी को UK जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को जर्मनी जाना है, किसी को यूरोप की कोई भी एक कंट्री में जाना है, बस जाना है बाहर, कोई ऐसे भी आते होंगे। तो वो तो सबको देखते हैं और उनका टाई अप होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों के साथ। मैं पहले पैसे देने से पहले मैंने बोल के रखा था उनको कि भाई अपना जो है मेरे को सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरे को ज़रा सा भी कुछ मतलब ऐसा मत सोच लेना कि आगे चल के आप लोग है ना ऐसा बोलने लगो कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा आप प्रेफर करो, ज़रा सा भी नहीं। मैंने ऐसा बोल के रखा था और मेरे को लगता था कि यही से प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, और मैंने क्लियर कर दी, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। बट नहीं, आगे क्या हुआ कि जैसे ही मैं और शॉर्ट लिस्ट मैंने की सारी यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्ट लिस्ट मैंने की, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था अपने इस चीज़ को लेकर कि भाई कब यूनिवर्सिटी के ना एप्लीकेशन डेट्स कब चालू होंगी, कब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पोर्टल्स चालू होंगे, कब है ना डेडलाइन कब है, मतलब कब तक है ना बंद होगी, सारी चीज़ें डिटेल में अपने जो है डैड वैड की वेबसाइट और माय जर्मन यूनिवर्सिटी ये सारी वेबसाइट से शॉर्टलिस्ट वगैरह करके रखी थी, ठीक है, जो उनका काम होता है। बट अगेन मैं डेस्परेट ज़्यादा था। जितनी बड़ी कंसल्टेंसी उनके उतने ज़्यादा स्टाफ, और जितने ज़्यादा स्टाफ मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपको जो हैंडल करने वाला होगा कि भाई आपकी क्या कंडीशन है, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब है ना वो बंदा सुन रहा होगा या वो बंदा हैंडल कर रहा होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो आगे कोई दूसरी कंसल्टेंसी भी चले। और मेरे साथ वही हुआ, जिस बंदे को मैंने ये सारी चीज़ें बोल के रखी थी वो निकल गया भाई। जैसे ही मैंने पैसा दिया तो जो स्टाफ था वो निकल गया और उसकी जगह नवा स्टाफ आया। तो पहली चीज़ तो ये।
और दूसरी चीज़ क्या हुई कि मैं डेस्परेट, मेरे को चाहिए कि भाई अब कल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल चालू होने वाले हैं, तो मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, पहली बात कॉल नहीं उठाएंगे जल्दी, एक बार में कॉल नहीं उठाएंगे। उनका कोई हेड होगा जिसको भी आपने एज अ बैकअप रखा होगा कि भाई इसको बताना ध्यान से कि कैसे करना है काम वगैरह, सारी चीज़ें आपको मैं सौंप रहा हूँ, ऐसा सारी चीज़ें जो है आप हेड को भी बताते हो। तो मैं हेड को फ़ोन किया, उसने भी पहली बार में नहीं, मेरे को बोलते हैं कि भाई शिवम 2 मिनट रुको, मैं अभी एक जन से बात कर रही हूँ या एक जन से बात कर रहा हूँ, पहले वो उसका क्लियर कर लो फिर उसके बाद आपको बात कर दो। तो ये एक दूसरा फ्लॉ आ जाता है कि आप नहीं, आपके जैसे और भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो होते हैं जिनको जाना होता है, तो उनका ध्यान आप पे नहीं बाकी सारे पे भी फोकस होता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कंसल्टेंसी वही जिसमें भाई आपके ऊपर या फिर है ना कोई एक ही बंदा हो जो सारा काम हैंडल कर रहा हो, ठीक है। कोई बड़े नाम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लोकल जो बंदे को एक्सपीरियंस हो और जो बंदा सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही है ना काम करता हो, कि कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है, वो खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करता है। इन शॉर्ट मेरी बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद से अप्लाई करूँ। उसके चक्कर में मैंने जो है अपना 50,000 गंवाया। अच्छा, प्रॉब्लम ये सब नहीं है, ठीक है, चलो ये तो मान लिया कि उन लोगों का बाकी भी एक्सपेक्ट पे ना फोकस होता है और स्टाफ जो है उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता है, ये तो हो गया ठीक। दूसरी क्या चीज़ थी, जब अप्लाई करने की बारी आई, जैसे ही कोई एक एप्लीकेशन पोर्टल कोई एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पोर्टल चालू हुआ, तो भाई मेरा तो यही माइंडसेट रहा पहले से ही था कि तुरंत अप्लाई करो। अब वो लोग पहली बात तो उनका वही सेम बिहेवियर कि एक बार में फ़ोन नहीं उठाया तो फिर उसके बाद देखें क्या चल रहा है, कैसे क्या होगा। तो वही हुआ, अब पहले वाला बंदा चल गया, दूसरा आया, वो नवा बंदा था, कोई लेडी थी। अब वो पहले तो देख रही है, समझ रही है क्या है, फिर उसके बाद वो एक एप्लीकेशन पोर्टल चालू करे और उसमें अप्लाई करे। तो उससे मैंने कौन सा एप्लीकेशन भरवाया था पता है? उससे भरवाया था मैंने हिल्डेशाइम का। हिल्डेशाइम यूनिवर्सिटी का जो 1 पेज का एप्लीकेशन होता है, मतलब एक ही पेज में आप है ना सारी चीज़ें भर देते हो और सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। तो हिल्डेशाइम का जो यूनिवर्सिटी था वो मैंने उससे भरवाया था। ऐसे भी प्रोग्राम्स थे जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स थे, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि नहीं आप जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई करोगे तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसा सब करके उन्होंने। तो मैं उसके चक्कर में जो है 11 से 12 यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट करवाई। और ये बिल्कुल फेक है भाई। मेरा एक फ्रेंड है, अभी आएगा ये इसी सेमेस्टर में, वो बंदे को ट्रायल यूनिवर्सिटी के तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, तीनों में से एडमिशन आया, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव है ये तो गलत है। अच्छा, साथ ही साथ आप टाउन भी देखते जाओ। हम बातों बातों में ये जो छोटा सा टाउन है स्टेंजलबर्ग, काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो मैंने अभी आपको बताया नहीं, उनके कई SOPs ऐसे भी होते थे जो AI जनरेटेड होते थे। तो मैं उसको है ना अपनी तरफ से जो है खुद से ही उनके जितने ज़्यादातर सारे SOPs वो मेरे को पहले तो रिव्यू करने के लिए कि सही है शिवम, एक बार देख लो, है ना। तो ऐसा वो मेल पे लिखते थे और मैं जो है वो उसको देखता था, और काफ़ी जेनेरिक सी 6.5 रेटिंग वाली है ना SOPs वो लोग भेजते थे। ऐसा लगता था ड्राफ्ट है, अभी इसमें और काम करना बाकी है, ऐसा। तो बड़ी कंसल्टेंसी उतना ज़्यादा उसमें है ना, फिर क्या बोलते हैं, हायरार्की होगी, काफ़ी सारे स्टाफ होंगे और चांसेस ज़्यादा है कि आप पे ध्यान जो है वो काफ़ी कम होगा। SOP एज़ यूजुअल ड्राफ्ट जैसा था, मैंने खुद से उसको क्या बोलते हैं उसमें चेंजेस करे और खुद से मैंने बोला कि मैं ये वाला ही सबमिट करूँगा, और मैं वही वाला सबमिट करता था, ठीक है। इवन कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो मैंने खुद से ही भर दिया और खुद से सबमिट कर दिया, उनको बताया भी नहीं। फिर वो लोग बाद में पूछते कि आपने सेंड कर दिया तो आपने मेरे को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ऐसा भी वो कभी कभार बोलते। क्योंकि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, ठीक है। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था, मेरे को पता था कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जाता है, कैसे है ना SOPs वगैरह दिखती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को पता चल गई थी। कि कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल सा जैसे गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं बस वैसा ही है, सारी चीज़ें चैट GPT को स्क्रीनशॉट भेज देने का वो सारी चीज़ें बता देगा, समझ रहे हो। तो कुछ किसी चीज़ के लिए कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेरे को, क्योंकि यही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। मैं ऐसा समझ सकता हूँ भाई UK वगैरह हो गया, क्योंकि एक आध दोस्त है मेरे जो UK का भी देख रहे हैं, एक है जो ऑस्ट्रेलिया का देख रहा है, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई अपने को तो कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आई डोंट नो कोई कहीं पे एक ऐसा प्रोसेस आता है जिसमें लाइक एक
ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए आपके वीज़ा वगैरह के हैंडल करने के लिए इन कंट्रीज़ के लिए, यूके या ऑस्ट्रेलिया। अब मैं कितना सच हूँ मेरे को नहीं पता, वो कितना उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। कंसल्टेंसी वालों ने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, उन्होंने दूसरे एक्सपेक्ट का दूसरा जो वो भी जर्मन के लिए अप्लाई कर रहा था, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसका ट्रांसक्रिप्ट मेरे वाले एप्लीकेशन पोर्टल में उन्होंने ट्रांसलेशन का एक टैब होता है जिसमें आप ना ट्रांसक्रिप्ट डालते हो अपनी ओरिजिनल, और नीचे एक है ना दूसरा टैब होता है जिसमें आप डालते हो ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। उसमें जो है दूसरे स्टूडेंट का ट्रांसक्रिप्ट मेरे वाले एप्लीकेशन पोर्टल में डाल दिया था। और ये मेरे को कब पता चल रहा है पता है? जब 2 महीने गुजर गए, 2 महीने हो गए, तब मैं ना जब देख रहा था भाई अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं आया, तो मैं बीच बीच में चेक भी करता कि जिन लोगों को मैंने भेजा है वो कैसा दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने कुछ गलती कर दी। तो वैसे ही मैं आरपीटीओ का भी देख रहा था और बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर तो किसी दूसरे की ट्रांसक्रिप्ट डली पड़ी है, उन लोगों ने डाल के रखी। मैंने उनको फ़ोन किया अगेन, एक बार में नहीं उठाया, 2 बार में नहीं उठाया, ठीक है। फिर उसके बाद उठाया तो कोई दूसरा स्टाफ था मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि वो जो दूसरा था वो भी चले गया, जिसने मेरा एप्लीकेशन किया था आरपीटीओ में वो स्टाफ भी चले गया। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी वो चले गई। ये एक अब भाई वो लोग हैं ना मेरे को बोले अरे सॉरी शिवम, हमने ये देखा नहीं और ऐसा हो गया, एक काम करो हमारे पास तो मेल है नहीं क्योंकि तुम्हारे मेल से ही भेजा था ऐसा। हेलो, मैंने मेल किया आरपीटीओ को कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, किसी दूसरे की ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट के टैब के अंदर, फील्ड के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ उसको लाइक इग्नोर करना है, ऐसा मतलब कुछ तो लिख के भेजा था मैंने उनको मेल में। लगभग 1-2 हफ्तों में मेरे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी मैंने लो पे रखी थी, आरपीटीओ, और सिर्फ उसी का ही एक्सेप्टेंस लेटर आया। 11 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, उसमें से एक यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर आया, वो है आरपीटीओ, जिसके साथ ये मसला हुआ था, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। तो आप समझ जाओ। और मैंने पता है वो लास्ट बार मैंने उनको कॉल किया जब उन्होंने है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी ट्रांसक्रिप्ट वाली, किसी दूसरे की ट्रांसक्रिप्ट मेरे में डालकर, वो लास्ट बार मैंने उनको कॉल करके बोला था कि भाई ये आपने प्रॉब्लम कर दिया है, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ। और उन्होंने वो बताया कि भाई है ना तुम अपनी तरफ से मेल कर दो। तो वो लास्ट बार मैंने उनको कॉल किया। उसके बाद से आगे का वीज़ा प्रोसेस यूट्यूब से देखकर, आगे का लगेज वगैरह, एकोमोडेशन, सारी चीज़ें खुद से, इवन भाई उसके बाद भी कई सारी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और भी थी, उसका भी प्रोसेस मैंने खुद से किया। मेरे को जब पता चला इसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में, तब नवंबर का मिड था, और आई गेस एक आध और यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैं खुद ही से ही अप्लाई किया था। तो मेरे को पता चल गया था भाई कि कैसे अप्लाई किया जाता है। मेरे को ये आइडिया हो गया था कि भाई है ना वीज़ा का क्या प्रोसेस है, क्या है। कंसल्टेंसी वालों से मेरे फादर को कॉल आया, आपका लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, उसका क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रोसेस पहुँची उसकी, वो लाइक जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और मैं जर्मनी में था। मेरे फादर भी ये बोलते थे कि फिर फालतू का पैसा क्यों खर्च किया उसके ऊपर, जब है ना तुम्हें सारी प्रोसेस खुद से ही करनी थी। और मेरे को सही बोलो तो बुरा भी लगता था कि यार फालतू का वो 50,000 मेरा गया वो कंसल्टेंसी के साथ, ये सारा दिमाग ख़राब हुआ। बट स्टिल मेरे को ये सारी चीज़ें आपको आज नहीं तो कल बतानी थी, मैंने आज बताई, और मेरे को अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने सारी चीज़ें जो है शेयर कर दिया। खैर आप टाउन भी देखते जाओ, काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी एक नंबर। मतलब मैं जब यहाँ पहली बार आया था, एक हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले मैं आया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम, और मेरे को लग रहा था भाई जापान में ही हूँ मैं। काफ़ी मतलब समझ रहे हो आपकी, छोटा सा टाउन है ये, और फिर भी यहाँ की जो साफ़ सफाई है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो सब इतना मेंटेन, क्लीन, एकदम प्रॉपर, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हैंडल की जाती है। आपको रोड दिख रहा है, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, नीचे रोड है। और पूरा जर्मनी ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हो ना भाई। मतलब मैं अभी तक जहाँ पे भी घूमा, ट्रेन से जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को पूरा जर्मनी ऐसा ही दिखता है। जंगलों के बीच में टाउन उगाए हैं, जंगलों के बीच में रोड उगाए हैं, जंगलों के बीच में सड़कें बन गई हैं। पता है कि मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बताया आपको, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कोई ऐसा नोट करके नहीं निकलता हूँ, जितना मेरे को पता रहता है, जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं आपके सामने वैसा ही रख देता हूँ जैसा मेरे दिमाग में चलता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको
स्टिल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, आप है ना। और मैं समझ भी सकता हूँ कि आपको या फिर डर लग रहा होगा कि कहीं मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर दूँ, या फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर क्लासमेट्स हैं जो जॉब करते थे और साइड में है ना उनको अप्लाई भी करना है। तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि है ना टाइम भी नहीं होता होगा और कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उसके चक्कर में आप जो है खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कंसल्टेंसी फिर भी ढूंढ रहे हो तो ऐसे के पास जाओ जो स्पेसिफिकली वही कंट्री को मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, सिर्फ वही कंट्री में जाने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ा नाम देख लिया, अब यहाँ से भाई मैं बस का वेट करो, यहाँ से मैं सिटी निकल जाऊँगा कुछ खाने पीने का लेने और फिर वहाँ से घर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।